इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपके चारों ओर क्योस है, आसपास के लोग पैनिक कर रहे हैं, गुस्से में चिल्ला रहे हैं और सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन उस भीड़ के बीच में एक इंसान खड़ा है। He was able to make 50 people kill each other without even moving a finger. जिसके चेहरे पर 1% भी इमोशन नहीं है, ना डर, ना गुस्सा, ना ही कोई पैनिक। वो बिल्कुल ही शांत है, जैसे उसके आगे कोई इनविजिबल दीवार हो जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। एनिमे हिस्ट्री में इस कॉन्सेप्ट को एक कैरेक्टर ने दुनिया के सामने परफेक्टली डिफाइन किया था। उसका नाम है योहान लाइवर्ट। Are you going to shoot me like you did back then? That's right. And that will be the end to all of this. The end, Mr. Shulo. Answer me this. उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी इंटेलिजेंस और उसका एब्सोल्यूट डिअटैचमेंट है। एक ऐसी स्टेट जहां आप अपने इमोशंस को कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक इंसान ऐसे डिअटैचमेंट लेवल पर पहुंचता कैसे है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ह्यूमन ब्रेन के अंदर झांकेंगे। हम समझेंगे कि जीरो इमोशंस की साइंस क्या होती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, और सबसे जरूरी बात, आप इस डिअटैचमेंट के कॉन्सेप्ट को अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं ताकि दुनिया के किसी भी सिचुएशन या कोई भी इंसान आपको मेंटली हिला ना सके। बिना अपनी ह्यूमैनिटी खोए एक अनशेकेबल माइंड कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, आमतौर पर एक नॉर्मल इंसान का दिमाग एक आईने की तरह काम करता है। अगर सामने वाला आपसे गुस्से में बात करेगा तो आप भी गुस्से में बात करेंगे। अगर सिचुएशन स्ट्रेस वाली हो तो आपको भी स्ट्रेस होगा। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कंटाजियन कहते हैं, यानी अपने आसपास के माहौल और इमोशंस को कैच कर लेना। लेकिन योहान लाइवर्ट एक मिरर नहीं, वो एक दीवार है। योहान के जीरो इमोशन स्टेट के पीछे दो बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम करता है। पहला है कॉग्निटिव डिफ्यूजन। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो अपने ही थॉट्स और इमोशंस को एक तीसरे इंसान के पीओवी से देखना। एक नॉर्मल इंसान अगर मुश्किल में होता है तो वो सोचता है कि मैं गुस्से में हूँ, मैं मुश्किल में हूँ, मुझे डर लग रहा है। वो अपने इमोशंस के साथ कंप्लीटली जुड़ जाते हैं। लेकिन योहान जैसा डिअटैच इंसान सोचता है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस सिचुएशन में डर फील हो सकता है। देखा आपने, योहान अपने और अपने इमोशंस के बीच एक डिस्टेंस बना लेता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है इमोशनल कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इंसान अपने दिमाग को अलग अलग बॉक्सेस में बांट लेता है। जब योहान के सामने कोई लाइफ और डेथ सिचुएशन आती है तो अपने डर, पैनिक और एंजाइटी को एक बॉक्स में लॉक करके दिमाग के किसी डीप कोने में डाल देता है। उसके पास सिर्फ एक चीज बचती है, प्योर लॉजिक। ये एग्जैक्ट रीजन है कि एक्सट्रीम क्योस के बीच में भी योहान एक एब्सोल्यूट मास्टरमाइंड की तरह अगला मूव सोच पाता है, जबकि बाकी लोग सिर्फ अपने इमोशंस में उलझ कर रह जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या योहान बचपन से ही ऐसा था? क्या कोई इंसान बचपन से इतना इमोशनलेस हो सकता है? इसका जवाब छुपा है एनिमे के एक बहुत ही डार्क बैक स्टोरी में, ऐसे जगह जिसे काइंडर हिम 511 के नाम से जाना जाता था। इमेजिन कीजिए एक ईस्ट जर्मनी का एक सीक्रेट ऑर्फनेज। नॉर्मल ऑर्फनेज में क्या होता है कि बच्चों को प्यार, केयर और नई जिंदगी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल खेल अलग होता था। ये ऑर्फनेज के नाम पे एक एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। इनका एक ही मकसद था, ऐसे परफेक्ट और फ्लॉलेस लीडर्स और सोल्जर्स बनाना जिनके अंदर डर, गिल्ट या एम्प्टी नाम की कोई चीज ही ना हो। You must try harder to become more like Johan. लेकिन किसी इंसान के अंदर से उसके इमोशंस निकालते कैसे हैं? यहाँ यूज होता है साइकोलॉजी का एक बहुत ही डार्क और रियल कॉन्सेप्ट। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों से उनका नाम तक छीन लिया जाता था। उन्हें कोई नाम नहीं, सिर्फ नंबर्स दिए जाते थे। उनकी पर्सनल आइडेंटिटी को पूरी तरह मिटा दिया जाता था। दोस्तों, साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जब आप किसी इंसान से उसकी आइडेंटिटी छीन लेते हैं तो उसके पर्सनल इमोशंस भी ऑटोमेटिकली गायब होने लगता है। इसके अलावा उन बच्चों को लगातार एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस में रखा जाता था बिना किसी इमोशनल सपोर्ट के। ऐसे माहौल में ह्यूमन ब्रेन अपने आप को बचाने के लिए एक आखिरी रास्ता चुनता था। वो दिमाग के सारे इमोशनल स्विचेस को परमानेंटली ऑफ कर देता है। उसका एब्सोल्यूट डिअटैचमेंट कोई जादू नहीं था, ये उसका सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म था। उसने इस डार्क एक्सपेरिमेंट को सरवाइव करने के लिए अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को हमेशा के लिए कमरे में ही बंद कर दिया। उसने तय किया कि अब कोई उसे हर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर्ट होने के लिए उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं था। उसकी वीकनेस ही उसकी सबसे बड़ी पावर बन गई। अब आप साथ सोच रहे होंगे कि योहान की इस एक्सट्रीम और डार्क स्टेट से हम अपनी आम जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? हमें मॉन्स्टर नहीं बनना है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी को हमें अपने फायदे के लिए यूज करना होगा। इमेजिन कीजिए कोई
आपसे बहस कर रहा है, आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है या आपको प्रोवोक कर रहा है। एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि आप भी गुस्सा करेंगे, आप भी फाइट करेंगे या फिर आप हर्ट फील करेंगे। लेकिन जब आप ऑब्जर्व मोड ऑन करते हैं तो आप सामने वाले के वर्ड्स को एक पर्सनल अटैक की तरह लेना बंद कर देते हैं। जैसे ही वो चिल्लाता है आपका दिमाग सोचता है इस इंसान को गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसका ईगो हर्ट हुआ है। आप उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल कर उस पूरी सीन को एक सीसीटीवी कैमरे की तरह देखने लगते हैं। महान फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। यानी आपके साथ क्या होता है वो जरूरी नहीं है, आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं वो तय करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं आप सामने वाले इंसान से उसकी पूरी पावर छीन लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये डिअटैचमेंट सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होती, एक सच्चा मास्टरमाइंड अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू इस डिअटैचमेंट को प्रोजेक्ट करता है। अगर आपने योहान को करीब से नोटिस किया होगा, वो कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, उसकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा काम, रिलैक्स्ड और स्टिल रहता है। एक रूम में जो इंसान सबसे कम मूव करता है, जिसका फेशियल एक्सप्रेशन सबसे कम बदलता है और जो सबसे कम बोलता है, उस रूम में सबसे ज्यादा पावर और अथॉरिटी सिर्फ उसी के पास होता है। अगर आप सिर्फ बैठे ही रहते हैं तो आपको सोशल एंजाइटी हो सकती है, आपको बोलना भी है। ये नहीं कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आप सिर्फ बैठे रहते हैं बिना कुछ बोले हुए, तो आपको लोग बेवकूफ़ समझेंगे। बोलना वहाँ पे है जहाँ पे नीड हो कि हाँ अब मुझे बोलना चाहिए। ये नहीं कि आप हमेशा बक करते रहो। जब हम नर्वस होते हैं तो हम अपना हाथ हिलाने लगते हैं, जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं ताकि लोग हमें सुन ले। लेकिन योहान को किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसका सबसे बड़ा वेपन था उसकी खामोशी। जब आप अपने इमोशंस पर कंप्लीटली कंट्रोल पा लेते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद अल्फा और अथॉरिटी बन जाती है। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी खामोशी ही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, ये सब सुनने में एक सुपर पावर जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि काश हम भी योहान की तरह बन जाएं, कोई हमें हर्ट ना कर सके। पर सच्चाई यह है कि योहान की ये एब्सोल्यूट डिअटैचमेंट उसकी सबसे बड़ी पावर नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। और इसलिए मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि हमें उसकी साइकोलॉजी को समझना है, योहान बनना नहीं है। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं अपने दर्द, गुस्से और डर को मारने के लिए, तो आप गलती से अपने बाकी के इमोशंस को भी मार देते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म है एनीडोनिया, इसका आसान मतलब है कि जिंदगी में खुशी फील करने की काबिलियत को परमानेंटली मार देना। योहान के अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन था, एक वॉइड था। उसने खुद को कम्प्लीटली डिअटैच कर लिया था, इसलिए उसको दुनिया में किसी भी चीज की वैल्यू नहीं थी। फिलोसॉफी में इस माइंडसेट को निहिलिज्म कहते हैं, ये मानना कि लाइफ का कोई पर्पस या फिर कोई मीनिंग ही नहीं है। योहान एक जीनियस था, उसका इंटेलेक्ट अनमैच था, लेकिन एंड ऑफ द डे वो अंदर से एक टूटा हुआ इंसान था जिसकी लाइफ में कोई मकसद नहीं था। अगर आप हर्ट होने की वजह से अपने सभी इमोशंस को मार दोगे तो हाँ, आप दुख और दर्द से तो बच जाओगे, लेकिन आप अपने एम्बिशन, अपने पैशन और अपनी खुशी और अपने प्यार को भी खो दोगे। एक वीक इंसान इमोशंस में खो जाता है और एक टूटा हुआ इंसान अपने इमोशंस को ही मार देता है। लेकिन एक ट्रू मास्टरमाइंड अपने इमोशंस को ना ही मारता है ना ही उनमें बहता है, बस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और वो जानता है कि अपने इमोशंस को कब और कहाँ यूज करना है। तो दोस्तों आखिर हमें प्रैक्टिस क्या करनी है? अगर योहान जैसा मॉन्स्टर नहीं बनना है तो हमें बनना क्या है? तो हमें प्रैक्टिस करनी है कंट्रोल डिअटैचमेंट। एक सोशियोपैथ जैसे योहान और एक स्ट्राइक इंसान के बीच यही सबसे बड़ा फर्क होता है। वो दर्द, खुशी, एम्पैथी सब महसूस करता है, लेकिन वो चुनता है कि उसको किस इमोशन पर रिएक्ट करना है। तो रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? इमेजिन कीजिए आप अपने किसी बहुत बड़े लाइफ गोल पर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी एग्जाम को क्रैक करने का स्ट्रेस हो या फिर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का कोई चैलेंज हो। ऐसे लंबे सफर में फ्रस्ट्रेशन आना नॉर्मल है। जब आप इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग या कैलिस्थेनिक्स कर रहे होते हैं तो मसल में पेन होता है। जब आप अपने फ्यूचर के लिए लगातार घंटों पढ़ाई या काम करते हैं तो दिमाग थक जाता है और गिव अप करने का मन करता है। यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां आपको अपनी एब्सोल्यूट डिअटैचमेंट को ओन करना है। अपने ब्रेन को एक तीसरे इंसान की तरह ऑब्जर्व कीजिए। अपने आप से कहिए, ये जो पेन मुझे बॉडी में हो रहा है, ये जो स्ट्रेस मैं अभी फील कर रहा हूँ, ये टेम्पररी है। मैं सिर्फ बॉडी का एक ऑब्जर्वर हूँ और ये पेन मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। अपने इमोशंस को एक स्विच की तरह यूज कीजिए। जब आप अपनी फैमिली के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, स्विच को ऑफ कर दीजिए। लेकिन जब आप अपने मकसद पर काम कर रहे हो या जब कोई टॉक्सिक इंसान आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे, और कंप्लीटली डिअटैच हो जाइए। योहान लाइबर्ट का कैरेक्टर एक आईना है जो दिखाता है कि ह्यूमन माइंड किस डार्क एक्सट्रीम तक जा सकता है। उस डार्कनेस के अंधेरे से हमें अपने काम के टूल्स निकालने हैं। आज से इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने लाइफ में ये 4 रूल्स अप्लाई करना है। आज से इस वीडियो को देखने के बाद अपने लाइफ में ये 4 रूल्स को अप्लाई करना है। रूल नंबर 1, जब लोग पैनिक करें आप ऑब्जर्व करें। अपने और अपने इमोशंस के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करिए।
रूल नंबर 2, किसी के भी गुस्से या प्रोवोकेशन को पर्सनल अटैक की तरह ट्रीट मत करो। आर्गुमेंट में हमेशा ऑब्जर्व मोड ऑन रखो। रूल नंबर 3, अपनी खामोशी और अपनी बॉडी लैंग्वेज को सबसे बड़ा शील्ड बनाओ। फीडगेट करना और जल्दी बोलना बंद करो। रूल नंबर 4, एब्सोल्यूट डिटैचमेंट लोगों को हर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने गोल्स और अपने फोकस को मास्टर करने के लिए यूज करो। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड इसी बात पे आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए।